नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज एक टॉपिक लेकर आए हैं, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति होता क्या है, बिल्कुल साधारण भाषा में समझना। त्रिकोणमिति होता क्या है, व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो इसका नाम में ही छुपा हुआ है। त्रिकोणमिति का मतलब हुआ कि तीनों कोनों की माप। अब तीनों कोनों की माप होगा तो साथ साथ भुजा का भी माप होगा, ठीक है। तो यानी कि जिससे तीनों कोण और जिस आकृति में तीनों कोण या तीनों भुजाओं की माप की जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। जिससे या जिसमें हमें तीनों कोण की माप की ज्ञान हो, तीनों भुजाओं की माप की ज्ञान हो, उससे हमें क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। आप लोग समझ गए होंगे। त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। ट्री मने तीन, गोनो मने भुजा, मेट्री ने मापना, मैंने तीनों भुजाओं की माप और तीनों कोनों की माप को क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। ठीक है। पहला फैक्ट हुआ कि त्रिकोणमिति किसको कहते हैं, कि तीनों भुजाओं की माप, मतलब जिसमें हम तीनों भुजाओं की माप करते हैं उसे क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति। दूसरा फैक्ट क्या है कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का होना आवश्यक है। हम लिखते हैं त्रिकोणमिति 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 जिसमें तीनों तीनों भुजाओं की माप की जाए, तीनों भुजाओं की माप की जाए। ठीक है। त्रिकोणमिति जिसमें तीनों, ओहो सॉरी, यहाँ हम गलती किए हैं। त्रिकोणमिति जिसमें तीनों भुजाओं की माप की जाए, जिसमें तीनों भुजाओं, त्रिकोणमिति जिसमें तीनों भुजाओं की माप की जाए उससे हम क्या कहते हैं, उससे त्रिकोणमिति कहते हैं। उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। थोड़ा मेरा राइटिंग खराब है, आप लोग समझदार हैं, मैनेज कर लेना। उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। दूसरा फैक्ट क्या है कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज का होना अति आवश्यक है। बिना समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति संभव हो ही नहीं सकता है। तो दूसरा फैक्ट क्या है कि त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति में त्रिभुज का समकोण होना अति आवश्यक है, अति आवश्यक है। ठीक है बाबू।
तो समझ गए होंगे कि त्रिकोणमिति जिसमें तीनों भुजाओं की माप की जाए, तीनों भुजाओं की माप होती है और साथ साथ तीनों कोणों की भी माप होती है। दूसरा फैक्ट क्या है कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज का समकोण होना अति आवश्यक है। अगर त्रिभुज समकोण नहीं होगा तो उसमें हम भुजाओं की गणना नहीं कर सकते, त्रिकोणमिति के अंदर हम उस त्रिभुज को यूज नहीं कर सकते हैं, प्रयोग नहीं कर सकते हैं। चलो ठीक है। अब होता क्या है त्रिभुज, अब इसको मिटाते हैं। अब इसको मिटाते हैं बाबू। अब देखो समकोण त्रिभुज, ये क्या है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। इस समकोण त्रिभुज है, ठीक है बाबू। ये समकोण त्रिभुज है तो हमें भुजा की माप करना है। भुजा के नाम देते हैं। ये अगर ये है, बी है, सी है, ए है, बी है, सी है, ए बी सी है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ये त्रिभुज कैसा होना चाहिए, समकोण होना चाहिए। तो त्रिभुज के जो ए बी है, त्रिभुज की ऊंचाई को, त्रिभुज के ऊंचाई को हम लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ये मेरा लंब हो जाएगा। जब ये समकोण त्रिभुज है तभी लंब कर्ण आधार का बोल सकते हैं, अन्यथा नहीं बोल सकते हैं। तो ऑलरेडी हम बोल दिए क्या कि समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज जब क्षैतिज पर कोई उदग्र खड़ी है, जब क्षैतिज पर कोई वर्टिकली यानी कि कोई उदग्र स्तंभ रूप में खड़ा है तो उसे क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। और जो तल के समांतर जो क्षैतिज के रूप में है उसे आधार बोलेंगे। और जो तिरछी ऊंचाई उसे कर्ण बोलेंगे। ठीक है बाबू। तो ये मेरा हो जाएगा आधार, ये मेरा बेस हो गया, लंब परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेनस कर्ण हो गया। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दो। ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो क्षैतिज पर लंबवत खड़ा है उसे क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। जो क्षैतिज के रूप है उसे आधार बोलते हैं। और जो तिरछी रूप में है उसे क्या बोलते हैं, उसे कर्ण बोलते हैं। अर्थात समकोण के सम्मुख भुजा, समकोण के सम्मुख भुजा को क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। समकोण के सम्मुख भुजा अर्थात समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है। अब इसे P से इंडिकेट करते हैं, P फॉर परपेंडिकुलर, इसे P के द्वारा इंडिकेट करते हैं। इसे आधार, आधार फॉर बेस, बेस को B से सूचित करते हैं, हाइपोटेनस को H से सूचित करते हैं। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। तो लंब P, आधार B, कर्ण H। लंब P, आधार B, कर्ण H। तो समकोण त्रिभुज में लंब आधार कर्ण होता है। तो पाइथागोरस के अनुसार पाइथागोरस के अनुसार कर्ण का जो स्क्वायर होता है, वो आधार के स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर था। बिल्कुल ध्यान दो, लंब का स्क्वायर था। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। यानी कि इसको याद करने का मैं तरीका बताऊंगा कि सबसे बड़ी भुजा क्या है।
कोई भी अगर कोई तिरछी है तो बड़ी है। ये दोनों में सबसे बड़ी भुजा कर्ण। तो सिंपल जब है, बड़ी निकालने के लिए नहीं बड़ा निकालने के लिए जोड़ना पड़ेगा, और छोटा निकालने के लिए बड़ा में छोटा अन छोटा को घटाना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान से सुनना। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसको कर्ण बराबर अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण बराबर अंडर रूट आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब इन्हीं में से अगर बारी बारी से सबको निकालना चाहते हैं, सबसे पहले इसको हल करते हैं बारी बारी सबको। तो कर्ण स्क्वायर बराबर हमने क्या लिखा, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अगर इसी में से अलग अलग चाहिए हमको, यानी क्या कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, फिर दूसरा लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो बिल्कुल सबसे पहले ध्यान देना कि तीनों में कर्ण आधार लंब में बड़ा कौन है। कर्ण आधार लंब में तीनों बड़ा कौन है। तो तीनों बड़ा कर्ण है। तीनों बड़ा क्या है, कर्ण है। तो तीनों में बड़ा अगर कर्ण है तो सिंपल जवाब है बड़ा निकालने के लिए अन दो छोटे को जोड़ना पड़ेगा। अन दो छोटे को जोड़ना। तो अभी हम क्या पढ़ रहे थे बाबू, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो अगर कोई पूछेगा इन्हीं में से कि आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा, बिल्कुल वेरी इजी है। सबसे पहले हम बार बार बता रहे हैं कि बात तो कि बड़ा निकालने के लिए दोनों छोटा को जोड़ना पड़ता है, और छोटा निकालेंगे तो बड़ा में से दूसरा छोटा घटाएंगे, है कि नहीं। बड़ा अगर निकालना है तो अन्य दो छोटा को जोड़ेंगे, अगर छोटा निकालना तो बड़ा में से एक छोटा को घटाएंगे। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि हम तो जान चुके हैं कि ये तीनों में से सबसे बड़ा कौन है, कर्ण। तक बड़ा निकालने के लिए ये दोनों को जोड़ेंगे। अब हमको छोटा निकालना है। क्या छोटा निकालना, आधार स्क्वायर अगर निकालना हमको है, आधार का स्क्वायर निकालना है बाबू। बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है कि आधार का स्क्वायर चाहिए तो अब तो एगो छोटा निकाल रहे हैं, तो बड़ा में से दूसरा का छोटा को घटाएंगे। ऐसा नहीं कि कर्ण लंब घटा कर्ण कर देना, बिल्कुल समझा रहे हैं, मैं फिर से समझा दूंगा। तो कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर। बिल्कुल बाबू मेरे सोना ध्यान सुनो। कर्ण का स्क्वायर निकालना है, सबसे बड़ा निकालना है, तो दोनों छोटा को जोड़ दो। छोटा निकालना है तो बड़ा में से एगो छोटा को घटा दो। फिर अगर निकालना है लंब का स्क्वायर निकालना है तो फिर वही काम करना है, बड़ा में से यानी कर्ण का स्क्वायर घटाओ आधार का स्क्वायर। बाबू यही तो इसका लॉजिक है। सुनो फिर से, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, और बाकी दोनों छोटा को निकालना है तो बड़ा में से छोटा के, अगर पहला छोटा निकालना तो बड़ा घटा दूसरा छोटा है, अगर दूसरा छोटा निकालना तो बड़ा घटा पहला छोटा है। बिल्कुल। अब इसी को कोडिंग में लिख लेते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा दिखने लग रहा है। कोडिंग में क्या लिखेंगे, तो कर्ण को H से लिखते हैं, आधार को B से लिखते हैं और लंब को P से लिखते हैं। यानी कि H का स्क्वायर अगर लिखना है तो B का स्क्वायर प्लस P का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान दो। तो H बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर। तुम P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। जोड़ में आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं है। जोड़ और गुना में आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं है। भाग और घटा में प्रभाव पड़ता है। रिप्लेसमेंट करने पर जोड़ और गुना में नो चेंज,
और घटाव और भाग में चेंज होता है, ये बात को हमेशा ध्यान रखना है। तो तुम का आधार लंब का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लिख सकता है, लेकिन यहाँ तुम इंटरफेयर नहीं कर सकता है। यहाँ इंटरफेयर कर लो, लंब को उठा के आगे कर दो, आधार को पीछे कर दो, कोई मतलब नहीं है। बी को पीछे कर दो, पी को आगे कर दो, कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाबू माइनस में कोई इंटरफेयर करना नहीं है, ठीक है। तो h बराबर क्या हो गया बाबू, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। फिर दूसरा निकालेंगे, दूसरा क्या निकालेंगे हम, इसको बिल्कुल बॉक्स में बंद कर दो। अगला है बी स्क्वायर बराबर जस्ट कर्ण का स्क्वायर घटाओ लंब का स्क्वायर, कर्ण हो गया एच का स्क्वायर, लंब हो गया तुम्हारा पी का स्क्वायर। तो बी अगर लिखेंगे तो अंडर रूट एच का स्क्वायर घटाओ पी का स्क्वायर, इसको भी बॉक्स में बंद कर दो, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा, अगर हमको पी स्क्वायर चाहिए तो पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बाबू क्या, एच का स्क्वायर घटाओ बी का स्क्वायर। तो पी बराबर होगा अंडर रूट एच का स्क्वायर घटाओ बी का स्क्वायर। कोई दिक्कत, नो दिक्कत, ठीक है। ये तो हुआ पाइथागोरस का कुछ रूल। पाइथागोरस का नियम क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर यानी कि त्रिभुज के बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, वह पाइथागोरस का रूल कहता है। और यह रूल हमेशा किस में लागू होता है, समकोण त्रिभुज में लागू होता है, ना कि अदर त्रिभुज में, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुनना है कि पाइथागोरस प्रमेय जब भी लागू होगा तो किस में लागू होगा, ओनली फॉर राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात समकोण त्रिभुज में, ठीक है बाबू, ध्यान देना है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर घटा लंब का स्क्वायर, कर्ण लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर घटा आधार स्क्वायर। इसी को हम कोड में लिख लिया, शॉर्ट में लिख लिया, बिल्कुल जिसको शॉर्ट से इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो h बराबर इसी, तो h को देखो यहाँ पर कर्ण को h लिखते हैं, आधार को b लिखते हैं, लंब को p लिखते हैं। p फॉर परपेंडिकुलर लंब, b फॉर बेस आधार, और h फॉर हाइपोटेनस कर्ण, ठीक है। तो यहाँ हम सब उम्मीद करते हैं कि ये सारी बात आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं, चलो ठीक है। ये जो हम लिखे थे पहले जो मिटा दिया, उसको वीडियो को रोक कर लिख लेना है, और आगे हम बताते हैं क्या बताते हैं, सो देखना। अभी तो हम लंब आधार कर निकाले, ठीक है। अब त्रिकोणमिति में 3 ठो अनुपात है, 3 ठो नहीं 6 ठो। 6 ठो अनुपात क्या है, एक साइन, दूसरा कोस, तीसरा सेक, चौथा साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ये सब का फुल नेम हम अगले वीडियो में बताएंगे, जो कि कहीं ना कहीं हेल्पफुल होगा। तो अभी फुल नाम जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या जानना, साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान दें। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, हमें क्या पढ़ना है, साइन थीटा बराबर होता क्या है। थीटा अभी नहीं जानता, अभी फिगर जानता है, बिल्कुल अकॉर्डिंग टू फिगर। हम 1-2 पॉइंट और लिखा देंगे नोट में, क्या नोट में क्या लिखाएंगे कि कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं।
तो कौन सी है, कौन सी है, तो कौन सी के लिखते हैं कि कौन के सामने वाली भुजा, कौन के सामने वाली भुजा, कौन के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं, चार लंब कहते हैं। ठीक है बाबू, तो कौन के सामने वाली भुजा क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। तो कौन सी के सामने कौन क्या है, और दूसरा पॉइंट क्या है, कौन से, कौन से सटा हुआ भुजा, कौन से सटा हुआ भुजा, कौन से सटा हुआ भुजा आधार भुजा, कौन से सटा हुआ भुजा को आधार कहते हैं, क्या आधार बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन आता होगा, कौन तो कोई भी होगा, कौन सी भी है, कौन ए भी है, कौन बी भी है, तो हम सभी के बारे में बारी बारी से बता देंगे, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने लिख दिया कि कौन के सामने वाली भुजा, कौन के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। तो आपको लग रहा होगा कि कौन बी के सामने वाली भुजा ए सी है, तो क्या ए सी लंब है। ठीक है, अभी तुमको कौन ए के सामने वाली भुजा क्या है, पहले सारी पॉइंट को हम दूर करते हैं, उसके बाद आप समझेंगे। तो कौन के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, कौन से सटा हुआ भुजा को आधार कहते हैं। अब देखो, अब कन्फ्यूजन दूर होगा। ठीक है, समकोण के सामने वाली भुजा, समकोण के सामने वाली भुजा, सामने वाली भुजा समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं, कर्ण कहते हैं। अब तो ये इसका मतलब ये है कि यहाँ जो कोण यूज हुआ है समकोण को छोड़कर हुआ होगा। यहाँ पर हम जब समकोण के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं बाबू, तो यहाँ जो कोण प्रयोग किए, यहाँ जो कोण प्रयोग किए, इसका मतलब है समकोण को छोड़कर चर्चा किया गया। बिल्कुल, ये बात को फिर से ध्यान सुनना। यहाँ पर सिर्फ कोण लिख दिए, यहाँ देखो समकोण लिखे हैं, यहाँ समकोण लिख दिए। समकोण जब हम यहाँ पर लिख दिए बाबू कि समकोण के सामने वाली भुजा को, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। इसका मतलब यहाँ पर जो कोण आया होगा समकोण को छोड़कर, यानी कि सी के सामने वाली भुजा ए बी है और ए के सामने वाली भुजा सी बी है, चाहे बी सी है। बिल्कुल ध्यान दो। तीसरा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट क्या है कि तिरछी भुजा को कर्ण कहते हैं। देखो, समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। दूसरा और लगा दिए क्या, तिरछी भुजा, तिरछी भुजा को कर्ण कहते हैं, तिरछी भुजा को कर्ण कहते हैं। तिरछी भुजा को कर्ण कहते हैं। चौथा पॉइंट क्या है, पांचवा पॉइंट क्या है कि तिरछी भुजा अर्थात कर्ण,
इस त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होते हैं। चौथा 5वां पॉइंट क्या है कि तिरछी भुजा ब्रैकेट में कर्ण, तिरछी भुजा ब्रैकेट में कर्ण इस त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा होते हैं। त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा होते हैं। सबसे बड़ी भुजा होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। त्रिकोणमिति में जानने से सबसे पहले ये सब बिल्कुल VVI पॉइंट है। इसके पहले जो मैं बता दिया हूँ वो भी ध्यान में रखना है। और इसमें जो सबसे लड़का फंसता है कि आखिर किसको लंब माने, किसको आधार माने, किसको कर्ण माने, है ना, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। सबसे पहले त्रिकोणमिति में त्रिभुज का समकोण होना आवश्यक है, अति आवश्यक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि त्रिभुज में होता क्या है, त्रिकोणमिति में क्या होता है कि तीनों भुजाओं की माप उसमें होती है। और दूसरा बात क्या है कि त्रिकोणमिति में त्रिभुज को समकोण होना बिल्कुल अति आवश्यक है। अब जब त्रिभुज समकोण होगा तो उसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा। जब पाइथागोरस प्रमेय लागू होगा तो उसका रूल क्या है कि बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। बड़ी भुजा के वर्ग शेष दो छोटी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होते हैं। अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो त्रिभुज में जो प्रयोग होते हैं, जो त्रिभुज में छोटे छोटे जो बात छुपा हुआ होते हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट बात है जो सबको मालूम नहीं होते हैं। कोण के सामने वाली भुजा कोण के सामने वाली भुजा को लंब बोलते हैं या लंब कहते हैं। ठीक है, अगर ये अच्छा नहीं लग रहा है इसको बोल दो कि कहते हैं कोण के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। ठीक है, अब कौन कौन है, तुमको लग रहा है कि समको ये कौन है, तो ये दोनों चलेगा, सही बात है कि ये कोण के सामने वाली भुजा AB है तो AB लंब है, इसके लिए AB लंब है, और कोण A के लिए BC लंब है। बिल्कुल ध्यान दो। तो यहाँ पर समकोण का प्रयोग नहीं करना है। समकोण के लिए स्पेशल लिखा दिए हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। दूसरी बात क्या है कि तिरछी भुजा को कर्ण कहते हैं। तिरछी भुजा को कर्ण कहते हैं। अगला पॉइंट क्या, तिरछी भुजा अर्थात कर्ण। तिरछी भुजा अर्थात कर्ण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा होते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनना है, सब समझ गए होंगे। इसको मिटाते हैं। अब इसके आगे जो पॉइंट है उसको लेकर चलते हैं। ये सभी को आराम से पढ़ लेना है। त्रिकोणमिति में कहीं अटकने का जरूरत नहीं है। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से मैं समझाऊंगा और पढ़ाऊंगा। ठीक है, अब समझ गए कि आखिर किसका क्या लंब होता है, क्या आधार होता है, क्या कर्ण होता है, किसके लिए कौन लंब है, किसके लिए कौन आधार है, किसके लिए कौन कर्ण है। ठीक है, अब जरा ध्यान देने वाली बात है। हम समझा दिए हैं कि त्रिकोणमिति में छठों अनुपात होता है। कौन कौन होता है, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेक। ठीक है, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। तो साइन थीटा जो होता है, साइन यहाँ पर जब फिगर के अनुसार लिखा रहे हैं तो थीटा का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान दो। हम जानते हैं क्या, साइन थीटा बराबर होता क्या है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण, बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, लंब को हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, P, और कर्ण को शॉर्ट में क्या लिखते हैं, H। ठीक है, यहाँ पर आधार मिटा दिए हैं। ठीक है,
साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण पी बटे एच। अब इसको हम आकृति में कैसे लिखेंगे, आकृति में कैसे लिखेंगे? तो बिल्कुल अगर आकृति दिया हुआ हो तो बिल्कुल ध्यान से सुनना है। अगर हमको थीटा के जगह पर क्या पूछ दे कि साइन सी बराबर क्या होगा, साइन सी बराबर क्या होगा, तो सी को फिलहाल 1 सेकेंड के लिए 1 मिनट के लिए थीटा ही मानते हैं। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब का मान क्या आता है पी, कर्ण का मान क्या आता है बी। अभी तक सॉरी एच, यहाँ बी नहीं होगा एच होगा, ठीक है। अब तक तो जानते हैं, लेकिन सी को तो हम थीटा लेकर चले हैं, हमें सी का मान चाहिए। चूंकि हम अकॉर्डिंग टू आकृति में चल रहे हैं, ये त्रिभुज में चल रहे हैं, तो अभी हम जस्ट सिखा दिए हैं ये लंब कर्ण पी बी यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन हम फिगर का नाम लिखेंगे। फिगर का नाम जैसे क्या होगा, बी सी, ए सी, ए बी, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है। जब हम कोण फिगर से उठाए हैं, जब कोण फिगर से उठाए हैं, तो मेरा लंब आधार कर्ण भी फिगर से ही होना चाहिए। बिल्कुल ध्यान दो। अब आप बोल रहे होंगे कि लंब आधार कर्ण भी तो फिगर से है, आपको लग रहा होगा कि अब कैसे बोल रहे हैं कि फिगर से उठाना, क्या पी तो फिगर से ना लिए हैं, लंब आधार फिगर से ना लिए, हाँ लिए हैं, लेकिन अब फंस सकते हैं आगे जाकर। अगर एक स्टेप और बढ़ा देगा, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं तो कभी फंसने का गुंजाइश नहीं होता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या बोल रहा है कि फिगर से लेंगे, फिगर से लेंगे, क्या लंब कहाँ से आया है, कर्ण कहाँ से आया है और पी एच कहाँ से आया, वो भी तो फिगर से है। फिगर से आया, लेकिन इतना सा पॉइंट यूनिवर्सल पॉइंट है जो कि हमेशा प्रयोग होता है, सब जगह प्रयोग होता है। फिगर के अंदर का प्रयोग नहीं हुआ है, जैसे कि फिगर का अंदर का प्रयोग हो सी, उसी तरह से हमें लंब आधार कर्ण फिगर के अंदर की बातों को हमें लेना है। तो अभी हम जस्ट आप लोगों को सिखाएं क्या बाबू, सी है। अब सी के लिए लंब क्या होगा, आओ फिगर में, सी के लिए लंब क्या होगा, सी के लिए लंब होगा ए बी। तब हमको पी के जगह क्या लिखना है, ए बी लिखना है, ठीक है। पी के जगह क्या लिखना है, ए बी। और कर्ण, सी के लिए कर्ण, कर्ण तो कभी बदलता नहीं है, कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण बिल्कुल अस्थायी होता है। जब भी बदलेगा तो सी के अनुसार ए बी और ए के अनुसार बी सी बदलेगा। कर्ण हमेशा फिक्स होता है, कर्ण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुज आता है। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा, ए सी। अब हुआ ये फिगर के बाद बाबू कि अगर इतना काम आप करते हैं तो गलती होने का कभी गुंजाइश नहीं होगा। साइन सी बराबर लंब बटे